अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। बच्चे के दिमाग में सवालात अजीब और गरीब बातें रहती हैं। एक बच्चे ने फिर एफआर होगा सबसे मुश्किल टॉपिक होगा, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है और इंशाल्लाह आपको भी यही लगेगा। वैसे सबसे पहले मैं मुश्किल कहता था ये से क्यों, देखो बाकियों में मैं तुम्हें इंशाल्लाह जो है ना एक जुगाड़ बता दूंगा, शुरू ऐसे करना है। आईएफआर शीट में तुम्हें बताए दो ही तरह के सवाल आएंगे, या तो आइडेंटिफाई करो कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंटेड डिस्क्लोजर है। हर इसके अंदर एंट्रीज बनाओगे, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे, एंट्रीज बनानी होंगी। एक आईएस ऐसा था जिसमें तुम लोग को कहूंगा नसीब था, वो था आईएस ए। कौन सा? एरर्स, गलती तो कहीं भी हो सकती है। वो सबसे मुश्किल टॉपिक था, वो अब चला गया एफआर। अल्लाह ना करे आप में से किसी को भी एफआर 1 अप पढ़ना पड़े, आमीन कहें, क्योंकि आप सब दे चुके हैं, इंशाल्लाह पास भी है। लेकिन सर उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा शायद बच्चे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कोई टॉपिक परेशान करेगा तो वो होगा आईएस 12। अच्छा, आईएस 12 समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना, आपको इंटरेस्टिंग भी बहुत है। लेकिन उसके अंदर अगर एग्जामिनर पेपर में थोड़ा सा घुमाना चाहे तो अच्छा खासा। ऑनलाइन वाले बच्चों सॉरी मैंने माइक लगाया नहीं था, तो अब आपको आवाज सही इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। चले मेरा बच्चा, सबसे पहले क्विकली हमेशा की तरह जो हमारी परंपरा है, हम क्या करेंगे सर, जो अब तलक हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर आईएस 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग की दुनिया में जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? आईएस 21 की तरफ। आईएस 21 कहता है कि भैया मुझे देखो, एक बात याद रखना, हमारे सिलेबस में पूरा आईएस 21, इसका एक बहुत मेजर हिस्सा कंसोलिडेशन वाला, वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे एफआर में। आज से 6 महीने के बाद वो बच्चे जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है ना सर, अब तो 1 साल में एफआर के पेपर देने हैं, तो क्लासें फौरन रिजल्ट के बाद शुरू हो जाएंगी। सर फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था सर आईएस 21 जहां जाएगी फॉरेन करेंसी हमारी निगाह इसकी तरफ जाएंगे। फिर इसने कहा भैया देखो करेंसी कितनी तरह की होती है? 3। पहली करेंसी फंक्शनल करेंसी, जिसमें तुम्हारी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। दूसरी करेंसी प्रेजेंटेशन, जिसमें अकाउंट्स बनाते हो। 99% कंपनीज के केस में ये दोनों करेंसीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल। सर फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा सर आखिरी करेंसी होती है फॉरेन। फॉरेन करेंसी क्या होती है अदर देन फंक्शनल करेंसी? सर फिर हम मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि हमारे पास आईएस 21 को 2 हिस्सों में तोड़ देने का ऑप्शन है और हम तोड़ते हैं मॉनेटरी आइटम्स और मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? हमने कहा कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेएबल। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो मॉनेटरी नहीं है, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, पीपी, इंटेंजिबल, ये सब। सर मॉनेटरी आइटम्स को कितनी दफा ट्रांसलेट करते हैं? 3 दफा। पहली दफा ट्रांजैक्शन डेट, दूसरी दफा रिपोर्टिंग, तीसरी दफा। सर क्या ट्रांजैक्शन डेट पे गेन लॉस आ सकता है? क्या रिपोर्टिंग डेट पे गेन लॉस आ सकता है? यस सर। कहां जाएगा? पीएनएल। और सेटलमेंट डेट पे भी आएगा, और कहां जाएगा? पीएनएल। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने सवालात देखे थे, है ना सर? और हमने आखिरी जो सवाल किया था उसके अंदर हमने देखा था पार्शियल पेमेंट, जो कि हमने पास्ट रिसीट्स, पार्शियल रिसीट वाला सवाल जो कि हमने पास्ट पेपर का किया था। सर ये टॉपिक और कितना चलेगा ये भी बता दूं सर। अगली 2 क्लासें तो कम से कम है, सैटरडे तक इंशाल्लाह क्विज भी है सैटरडे को इसका। और अगर देखते हैं क्या होता है, शायद अगले जो हमारी ट्यूसडे की क्लास होगी वो भी लगेगी, या तो ट्यूसडे की क्लास में नया टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सर एक बच्चा पूछ रहा है ट्रांसलेट का मतलब क्या है? बेटा ट्रांसलेट का मतलब है कि हमने करेंसी को ट्रांसलेट मतलब अपनी लोकल करेंसी में लेकर के आना। तो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो बढ़ जाएं आगे।
आए सर एक सवाल करेंगे अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम स्टैंडर्ड वाला। सर एक सवाल है जो कि उसूलन आप लोगों को घर से खुद कर लेना चाहिए था, बट मुझे पूरा यकीन है किसी ने नहीं किया होगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सवाल का नाम है माजिद एंड साजिद। माजिद एंड साजिद। रिक्वायरमेंट है शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 30 जून ईयर 4 एंड ईयर 5। आए सर आए अब पढ़ते हैं, फिर हम ये सवाल करने के बाद जाएंगे नॉन मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर। अब आने और ये क्या कह रहा है? MS is an entity whose functional currency is the US dollar। पेज नंबर 7 पे है, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को सर देखना पड़ेगा वहां से। It prepares its financial statements to 30 जून हर साल। Following transactions take place 1 May year 4 when the spot exchange rate was $1 is equals to 0.9 euros। हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक है, तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। गुड्स वर सोल्ड टू आबे द कस्टमर इन जर्मनी फॉर 1,20,500 कॉस्ट यूरोस। कॉस्ट थी $1,20,000। A specialized piece of machinery was bought from Hassan Khanani, a German supplier. Invoice for the machinery is 1.5 million। कंपनी रिसीव्स, अब यहां पर भी आ गई पार्शियल रिकवरी। कंपनी को रिसीव तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है? 50% फ्रॉम आबेद ऑन 12 जून हर साल, मतलब ईयर 4 सॉरी। एट 30 जून ईयर 4 इट स्टिल ओन्स द मशीनरी परचेज फ्रॉम खनानी। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन द एसेट फॉर द करंट पीरियड टू 30 जून ईयर 4। लाइफ ऑफ मशीन इज liability for the machine is settled on 31 July year 4 and liability of Abid on 15 August year 4। relevant exchange rates हमें दिए हुए हैं 12 जून ईयर 4 के, सही है। 1 मई का हमें ऊपर ही दिया हुआ है, 30 जून ईयर 4, 31 जुलाई और 15 अगस्त ईयर 4। चले सर इस सवाल को आप लोग एक दफा पढ़ें फिर से, फिर हम इसको एक साथ बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आपके हाथ में होगा कैलकुलेटर और आप मेरी हेल्प करेंगे। पेज नंबर 7 पे है, कहानी शुरू यहां पर हो रही है 1 मई से। हमारा लेक्चर कौन सा है? 8 है और IS 21 की क्लास है 3, ऐसा ही है। जी मेरा बच्चा, वो लेंगे बेसिस वो मंथली होगी। कौन सी बेसिस? मंथली? जी मंथली। कुछ नहीं लिखा तो डेप्रिसिएशन कौन सी बेसिस पे लगाते हैं? मंथली। तो आए सर, हमने कहा 1 मई को आते हैं और सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन को टारगेट करें? हमने कहा आ जाए सर सेल्स ट्रांजैक्शन को टारगेट करेंगे। 1 मई को आए, कितने के गुड्स बेचे हमने? जल्दी बता दो। 125। रिसीवेबल डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे। यूरोस में है 1,20,000। हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? हमने कहा सर हमारी करेंसी वीक है, तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। अब ज्यादा कैसे आएगा इस सवाल में? डिवाइड करके। कितना आया? क्या हम क्लियर हैं? हमने कहा ये तो हो गया 1 मई को। बाकी कुछ पैसे आधे आए क्या? कब आए? हमने कहा सर बाकी पैसे आए 12 जून को। बाकी पैसे आए 12 जून को। कितने पैसे आए? हमने कहा सर आ गए 50% पैसे आ गए 12 जून ईयर 4 को। उस दिन रेट कितना था? सेम रेट था। सर अगर सेम रेट था तो क्या मुझे कोई गेन लॉस आना चाहिए? तो हमने कहा सूदी इदारा डेबिट करें। ओहो
सो स्मार्ट उसामा, वाटर कूलर आपका हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री। सर उसामा ने कहा सर कॉस्ट की तो एंट्री बनाए 1,20,000 डॉलर्स में गिवन है ना। आए सर आए, फिर हम आए अगली 12। अब भाई इसने कहा सुनना इधर नौजवानों, अब बोर्ड कॉपी नहीं करना, इधर देखो ये जो 1,33,889 थे इसमें से 50% तुम्हें क्या हो गए, मिल गए। तो हमने कहा बैंक रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट। अब रेट इस दिन भी कितना था और 12 जून को भी कितना है, तो क्या कोई गेन लॉस आएगा? नहीं सर, हमने कहा कोई गेन लॉस 133,889 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 66 944 क्या हम क्लियर हैं? फिर आगे आए, हमने कहा सर क्या सारे पैसे मिल गए थे, कितने बाकी थे? 50%, मतलब 60,250 है नहीं सर। अगर 1,20,000 यूरोज हैं तो अगर यूरोज की मद में मैं 50% निकालूं तो कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बच्चों 60,250। अब हमने कहा 30 जून को हमें इसको क्या करना है, रीमेजर करना है, ऐसा ही है। ये सारा चल रहा है ईयर 4 और ईयर 4। सर 60,250 इस दिन रेट कितना है 0.7 कितना आया रिसीवेबल निकल करके 86,071। हमने कहा 86,071 का रिसीवेबल हमारा इस दिन हो गया। हमारी बुक्स में वो रिसीवेबल कितने पे होगा 66,945। क्यों सर ये 889 है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो हमने कहा ये रिसीवेबल कितने पे होगा भाई 50% इसका रिसीव हो गया 944, तो हमने कहा ये होगा 94। मैं समझ रहा था डॉलर में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल 66,945, मिल कितने रहे हम 8,607। तो मैंने कहा मेरा फायदा हुआ ना 1916 से आ जाए सर, रुपए 1 रुपए पे ना जाए, आए सर छोड़े। रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज कितने से 19,126 ये हमने कह दिया सर हो गई। अब बाकी पैसे कब मिल रहे हैं ए नौजवानों ऑनलाइन वालों, हमने कहा सर बाकी पैसे कह रहा है ईयर 4 को हमने कर दिया, फिर कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ मशीन सेटल्ड ऑन 31 जुलाई ईयर 4 एंड लाइबिलिटी ऑफ आबिद ऑन 15 अगस्त। तो आबिद भाई के पैसे कब मिल रहे हैं, तो सेटलमेंट डेट कौन सी हुई, तो हमने कहा आ जाए नौजवानों इधर देख लें। हमने कहा कि 15 अगस्त को हमारा रिसीवेबल कितना हो गया था 86। 15 अगस्त को आए पड़ोसी मुल्क का यौम आजादी है ना, हमने कहा उसकी छुट्टी होगी हमारी थोड़ी है, और पैसे मिल जाए कौन सी छुट्टी। रिसीवेबल कितने से 071 ऐसा ही है। सूदी दारा कितने से 60250 रेट क्या चल रहा है कितना हो गया 421। रिसीवेबल हमारे पास आ रहा था 86,071 का, ये हो गया 63। रिमेनिंग अमाउंट 22। तो हमने कहा सर ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई, सेटलमेंट डेट पे सेल्स ट्रांजैक्शन हमारी हो गई
खत्म। ऐसा ही है। हमने कहा सर एक्सट्रैक्ट्स बना लें, यहाँ पर एक छोटा सा हम एक जगह देकर इसको ईयर 5 और ईयर, सर याद रखिएगा हमेशा हमेशा पहले कौन सा साल लिखोगे? करंट ईयर। फिर मतलब जो मोस्ट, उल्टा भी लिख तो सकते हैं लेकिन इंप्रेशन चेकर पे अच्छा, क्योंकि IS 1 वाज़े अल्फाज में कहता है मोस्ट रिसेंट ईयर पहले होगा। अब बच्चों इस ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ईयर 4 में सेल्स कितनी हुई भैया? 30 जून ईयर एंड है। 133,889। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 ते टोटल 1388। ये आ गया जीपी। यहां पर तो हमने कहा इस सब का डेटा ही नहीं गिवन है। सर एक्सचेंज गेन पे आते हैं, लॉस पे आते हैं, लेकिन अभी इसको हम जो है क्लोज नहीं करेंगे। अभी हमने कहा हमारे पास 30 जून उस पे गेन कितना आ रहा था? 19, जबकि यहां पर लॉस आ रहा था कितना? 2265। चले सर यहां तक किसी का कोई भी सवाल मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों आपका भी तो पूछ सकते हैं। बढ़े आगे, ये जल्दी से कॉपी करो ताकि हमें बोर्ड चाहिए होगा जल्दी। सर कोशिश करें क्लास से अपनी प्रैक्टिस करें, तेज तेज लिखने की मेरा बच्चा। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और ये ब्रेक के टाइम पे मैं खास तौर पे ऐसी बातें करता हूं, तुम लोग लिखते भी जाओ। आई कैप के लोग कह चुके हैं पूरी कैफ की स्ट्रीम में सबसे खतरनाक पेपर FAR2 है। हालांकि इससे पहले बच्चों को लगता था कॉस्टिंग, लेकिन अब वो कह चुके हैं सबसे खतरनाक पेपर FAR2 है, क्योंकि अब हमारे पास खेलने के लिए बहुत कुछ है। IFRS 15 भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। जी बेटा, जो मेरे 4 A5 लिखते हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से लिखते हैं या नहीं? ये अकाउंटिंग ईयर मतलब जो हमारा होता है यूजुअली। एक बात और भी बता दूं, तुम लोग बहुत सारे बच्चे सर मुनीर शायद टैक्स में बता भी चुके होंगे कि सर जुलाई टू जून टैक्स ईयर पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनीज का होता है। क्यों सर? इसलिए होता है जुलाई टू जून क्योंकि हमारा टैक्स ईयर और मतलब ज्यादातर कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर भी जुलाई टू जून रखती हैं। इसीलिए क्योंकि सर टैक्स वालों के लिए हमें अलग अकाउंट नहीं बनाने पड़े, है ना सर? वरना अगर सोचे टैक्स वाले बोलते हैं हम तो टैक्स लेंगे जुलाई से लेकर जून तक की 12 महीने की इनकम पे, हम अपना अकाउंट चलाते जनवरी से दिसंबर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड जनवरी से दिसंबर होता। टैक्स वालों को जुलाई से लेकर जून तक देने के लिए हमें अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते। इसीलिए पाकिस्तान में जुलाई टू जून ज्यादातर कंपनीज के अकाउंट्स बनते हैं। आप भी जब इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी लेट सिटिंग्स आपकी ज्यादातर जुलाई टू जून के सीजन में, मतलब जून के बाद ही होंगी। सही है सर? जनवरी फरवरी मार्च सर्दियों में तुम वैसे ही ठंड में होते हो और ठंड मचाओगे, इतना मसला नहीं होता। तो ये ईयर एंड खतरनाक होता है। तो जुलाई टू जून हमारा ईयर एंड है। बेटा ये मैं बताने के लिए मैंने किया कि ये बेसिकली 1,20,500 यूरोस मिलने थे, उसमें से 50% मिल गए यहाँ पर, तो हमने इसको यूं निकाल दिया। दूसरा अगर आपको इसको यूं देखना है तो आप ये यूं देख लें, 60250 जो 50% था इसको डिवाइड बाई 0.9 करेंगी तो यही आएगा। चले सर अब हम आएंगे कौन सी ट्रांजैक्शन? परचेज ट्रांजैक्शन है। परचेज ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। आपने उम्मीद करता हूं कॉपी कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो आपके पड़ोसी ने तो कर ही लिया। इसको मिटाना है बस मुझे, इस ट्रांजैक्शन को मिटा रहा हूं। जल्दी से एक दफा आंखों में बसा और पड़ोसी को चेक कर, पड़ोसी ने कर लिया होगा।
बस एक एंट्री बिठाइए। ऑनलाइन वालों, उम्मीद करता हूँ आपने तो स्मार्ट होके फोटो ले ली होगी। परचेज ट्रांजैक्शन, सर अब हम आएंगे किसके ऊपर? परचेज ट्रांजैक्शन। परचेज ट्रांजैक्शन पे हम आए और हमने कहा 1 मई को हमने को डेबिट किया, पेबल को किस अमाउंट से भैया? हमने कहा सर 1.5 मिलियन यूरोस, उस दिन रेट चल रहा था 0.9, कितना हो गया बच्चा? 1 और हस्बे जाएगा 6, आखिर में 7 लगा दें। चले सर, क्या हम क्लियर है? फिर हमने कहा सर मशीन ले ली, पेमेंट कब कर रहे? जुलाई में। लेकिन हमने कहा 30 जून आ गया, इस दिन हमें 2 काम करने हैं। एक तो इसको डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 166,667 डिवाइडेड बाई कितने से? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 महीने की, मई और जून की है ना। कितनी आई मेरा बच्चा? हस्बे जाएगा 5। चले सर, अब हमने कहा एक और एंट्री बनानी पड़ेगी। ये जो 1.5 पे करने हैं ना, 30 जून को रेट क्या चल रहा है? 0.7। हमने कहा हमारे पास 1.5 की हमें पेमेंट करनी थी। यस सर, डिवाइडेड बाई 0.7 कितने बने? 214। अब लाइबिलिटी बढ़ गई है ना सर? और हमारी बुक्स में कितने की थी? 1 हस्बे जायका 7। तो हमें गेन आ गया, लॉस आ गया। कितना? 619 री मिस्टीरियो आ जाए। हमने कहा कि सर एक्सचेंज लॉस डेबिट, पेबल क्रेडिट 476,190। क्या हम क्लियर हैं? फिर हमने कहा सर आ गए 31 जुलाई ईयर 4, पड़ गया ईयर 5, लेकिन है कहां पर? ईयर 4 में। अब मेरा बच्चा मुझे बताएं क्या पोजीशन है? सबसे पहले हमने कहा लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, पेबल लाइबिलिटी हम लेकर कितने पे आ गए थे? 2142,857। सूदी दारे में से कितने पैसे गए? 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाई कितने गए? 1875000। गेन आया, लॉस कितना? 267,857। तो हमने कहा सर ये आ गया गेन। आए सर, फिर आए 30 जून ईयर 5, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 166,667 डिवाइडेड बाई 5। बहुत 3.5। ओहो, चलें सर, अब इधर आ जाते हैं। पहले इधर देख लें, फिर कॉपी कीजिएगा। 19126 का
हमें सेल्स ट्रांजैक्शन पे 30 जून ईयर 4 पे गेन आया था, यहाँ पर गेन आ रहा है लॉस। तो हमने कहा सर ये तो लॉस आ गया, कितने का? 47619। अब इधर देख लेना सर, ये लॉस आया, ये गेन आया। बैलेंस शीट के फेस पे एक्सचेंज गेन लॉस दोनों नहीं आएंगे, नेट एक फिगर आएगी, या तो नेट गेन होगा या तो नेट लॉस होगा। तो नेट लॉस कितना आ गया? 45706 अब आए, ये लॉस था, गेन कितना आ गया? 267857 कितना आ गया भैया? 245207। और हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 5555 और 6 दफा 3 समझा नहीं? क्या जरूरत है टोटल करने की? मस्ती। सर कॉपी करें, नौजवानों कॉपी करें। मतलब अजीब से इन दोनों को टोटल कर दिया 200 सालों को। फारिग बैठा हुआ था तो कर लिया था घर से। सर कॉपी भी करें, जो कर चुके हैं वो एक प्रैक्टिकली भी सर चीजों को सोचना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारा अगर बिजनेस हो यही बाहर का, तो तुम कहीं ये चाहोगे कि यार ये गेन और ये लॉस पता ही नहीं क्या हो, वो भी खास तौर पे पाकिस्तान में पता नहीं डॉलर रातों रात 150 से 170 पे चले जाए, सही है? तो आप चाहोगे कि यार ये लॉस वॉस को मैं कवर कर दूं। कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे गेन लॉस, गेन भी नहीं चाहिए लॉस भी नहीं चाहिए, आप चाहोगे ना? सर तो एक चीज होती है जो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे एमएफए में जिनका बीएम पास नहीं है, बाकी लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे बीएफडी में। वो हम कहते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसका एक और भी होता है हेजिंग, मतलब एक तरह से वो उसमें हेजिंग में आ जाता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मैं इस लॉस को अवॉइड कर सकता हूं, और मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं। इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है? मैंने कहा इधर देखो, नहीं इधर देखो, इस लॉस को समझ में आए तो सही है, प्रैक्टिकली नहीं तो बड़े होके तो समझ में आ ही जाएगा। ज्यादा समझना है तो आज एफएफआर में इंशाल्लाह वही टॉपिक कराऊंगा, तो उसमें बैठ जाना। लेकिन सर बिजनेस में देखो साथ साथ में, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि यार इन बच्चों में बिजनेस डालो, आगे नौकरी से अच्छा है कि नौकरी देने वाले बने इंशाल्लाह। 1 मई को जब तुम्हें पता है, इधर देखो, 1 मई को जब तुम्हें पता है कि मुझे 1.5 मिलियन पे करने हैं, अभी तुमने पे, जब तुम्हें पता है इतने पे करने हैं तो आसान तरीका है तुम आज ही 1.5 मिलियन लेके रख लो। अब आगे रेट कुछ भी हो तुम्हें फर्क, क्योंकि अगर पेबल तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो जो तुम्हारे पास इस वक्त पड़े हुए यूरोस उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आपको अगर जैसे ये लॉस आ रहा है, सही है, 1.5 यूरोस जो आपको पे करने हैं वो पेबल अगर तुम्हारा बढ़ गया तो तुमने अगर आज 1 मई को 1.5 यूरोस खरीद के अपने पास रख लिए, उनकी वैल्यू भी तो ये हो गई होगी, बढ़ गई होगी ना सर। तो ये इसको हम कहते हैं आम अल्फाज में हेजिंग। फिर इसमें सूदी इदारे आ जाते हैं, वो बोलते हैं भाई तू ये काम नहीं कर, तो आज यूरोस नहीं खरीद, हम तुझे गारंटी देते हैं, तो आज हमें 2 लाख रुपए दे दे, हम तुझे गारंटी देते हैं कि आज हम 1.5 यूरोस, हम तुझे 1.5 यूरोस इस टाइम पे दे देंगे, इसी रेट पे जो तू चाह रहा है। तो ये इंशाल्लाह आगे की चीजें हैं जो आप एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे बीएफडी में। अगर बीएम आपने नहीं दिया तो अब ये एमएफए में भी आ गई है। बढ़े आगे। तो सर क्या ये सवाल इजी है? हमें उसी रेट पे मिलेगा जिस पे हमने बैंक से वादा कर लिया। ये हेजिंग होती है, पढ़ेंगे। बैंक रिस्क लेता है ना, बैंक सिंपल कहता है यार देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं है आज 1.5 मेरे पास है, तुम मुझे 2 लाख दो, आज मैं तुम्हारे नाम पे यूरोस लेकर रख लेता हूँ, सही है।
हैंड आउट किन बच्चों के पास नहीं है? जिनके पास हैंड आउट्स नहीं है, हैंड आउट उनके पास आ रहे हैं, और अगर अभी भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, आ जाएंगे। शेयरिंग से काम चलाएं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आए मेरा प्यारा बच्चा, अब अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स। सर इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, सिवाय बहुत छोटे बैंक्स के, हर बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं HBL और UBL के पास। अब आप सोचें आपने बैंक में डॉलर रखे, कुछ भी नहीं किया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो आपका फायदा हो गया, है ना सर? कंपनीज के साथ भी ऐसा होता है। कंपनीज के साथ भी ऐसा होता है कि भाई कंपनीज भी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रखती हैं। वो कंपनीज जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा होता है, वो अपने पास फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रखती हैं। वो कहती हैं भाई डॉलर का कुछ भरोसा नहीं होता, क्या हो कैसा हो, वो अपने पास डॉलर का अकाउंट खुलवा लेती हैं। अब उस डॉलर के अकाउंट पे ईयर एंड पे हम पे फर्ज हो जाता है कि हम रीवैल्यूएशन करें। क्या करें? उस डॉलर के अकाउंट को किस पे लेकर आए? मार्क टू मार्केट पे। तो आए सर, अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है। आए सर, पेज नंबर 5 पे आएंगे, बेसिक सवालात पे। पेज नंबर 5 जो बेबी स्टेप्स एग्जांपल्स हैं, उसका सवाल नंबर 5, उसका सवाल नंबर 5, पेज नंबर 5, फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स इन अकाउंट मॉनेटरी आइटम्स। A Pakistani company whose functional currency is rupees paid 90,000 into a dollar account on 30 जून। एक पाकिस्तानी कंपनी थी, पाकिस्तान में ही थी, उसने एक डॉलर अकाउंट खुलवाया और $90,000 उसमें पे कर दिए। बढ़िया हो गया। कंपनी पेड एन एडिशनल 10,000 into account on 30 सितंबर। कंपनी ने 10,000 30 सितंबर को डॉलर और जमा करा दिए। There were no other movements on this exchange rates over the period were as follows। 30 जून को इतना था, 30 सितंबर को इतना था, 31 दिसंबर को भी 95 हो गया। पूछने की जरूरत नहीं हमारी करेंसी स्ट्रांग है या वीक, बहुत ज्यादा वीक, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोग लेकर के जाएंगे, है ना? मुल्क की इकोनॉमी आप लोगों के कंधों पे है। आ जाएं सर, आ जाएं। इधर देखने मेरा बच्चा। अब हमने कहा एक सॉर्ट ऑफ टेबल बना लेंगे। आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, जरूरी नहीं आप पेपर में बनाएं। डेट, डॉलर अमाउंट, एक्सचेंज रेट और रुपी अमाउंट। इधर देख लें सर, 30 जून डॉलर अमाउंट कितना था? 90,000। इस दिन रेट कितना था? 100। ऐसा ही है, 90,000 इंटू 100, 9,09,000,000
9 लाख। सही है सर, हमने कहा 9 मिलियन 90 लाख। इसकी एंट्री बनाओ, क्या बनाओगे? एंट्रीज तो बुक्स में बनेंगी ना भाई। 30 जून को क्या एंट्री बनाओगे? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। यस सर, यही एंट्री बनेगी। यस सर, बहुत तेज हो रहे हो। आ जाए सर। बैंक फॉरेन करेंसी, बैंक फॉरेन करेंसी, ये जिन कंपनीज के पास सर अकाउंट होता है ना, वो भी इसको किस नाम से डिस्क्लोज करते हैं? एफसी, फॉरेन करेंसी अकाउंट डेबिट। और बैंक लोकल करेंसी अकाउंट कितने से? 9 मिलियन। तो हमने कहा सर ये हमने फॉरेन करेंसी से बैंक अकाउंट में डाल दिए, किससे? लोकल करेंसी से। आए 30 सितंबर को मजीद कितने पैसे गए? 10,000। कॉपी नहीं करना। रेट कितना था? 99। 9 लाख 90,000। हमने कहा वो एंट्री 30 सितंबर को बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट डेबिट, बैंक लोकल करेंसी अकाउंट कितने से? 9,90,000। फिर हमने कहा कि सर ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। सर $1,00,000 पड़े हुए है ना, 900 के रेट पे भी डले हुए, 99 पे भी है। आज रेट कितना डल रहा है? 95। 9 सर इसका मतलब है 99,90,000 पड़े हुए थे, है ना? 90 लाख और 9,90,000। 99,90,000 जो मेरे पड़े हुए थे डॉलर अकाउंट में। मैं प्रेजेंटेशन करेंसी मेरी कौन सी है? रुपी। तो मुझे उस रुपी के अंदर बनाने ना अकाउंट्स, उनकी वैल्यू आज कितनी हो गई? तो मुझे नुकसान हुआ, फायदा? नुकसान। एक्सचेंज लॉस कितना आ गया? 4,90,000। सर 31 दिसंबर को क्या एंट्री बनाऊंगा? एक्सचेंज लॉस डेबिट बैंक एफसी क्रेडिट। कितने से? 4,90,000। ये हमने कहा इतना आसान है। क्या क्या सर? पैसे डाल रहे हैं, एफसी एलसी एफसी एलसी। और अब सुनो, अब मेरा प्यारा प्यारा बच्चा सब सुनना। ये सवाल इतना हल्का है ना, ये सवाल इतना हल्का है कि तुम्हें ये सवाल पेपर में नहीं आएगा। हाँ, एक आध एडजस्टमेंट आएगी, किसमें? फाइनल अकाउंट्स में। तो इसके ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो होगा एक टॉपिक है जिसके अंदर सारे आईएएस मिलके आ जाएंगे। तो उसमें एक आध एडजस्टमेंट आ सकती है कि वो आपको कह दे कंपनी का फॉरेन करेंसी अकाउंट भी है, तो इसको लिख लें। फाइनल अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट। और ये कॉपी भी कर ले मेरा बच्चा। हैंड आउट किस किस को नहीं मिला? मुझे भी नहीं मिला। बोल। नहीं, देखो इन्वेस्टमेंट होती है जिसके ऊपर रिटर्न मिले। हमने कोई सेविंग नहीं, ये तो हमने डॉलर अकाउंट में रखा हुआ है अपनी आसानी के लिए। अगर फ्यूचर में कभी कोई डॉलर की पेमेंट करनी हो तो इससे कर दें। ये इन्वेस्टमेंट। एक बच्चे का सवाल आया कि सर इन्वेस्टमेंट, देखो स्टैंडर्ड कहता है, IFRS 9 कहता है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है या मिलने की उम्मीद होती है। यहां पर आपने कहा रिटर्न के लिए नहीं रखे हुए, मैंने करेंसी मूवमेंट्स के लिए। एक हैंड आउट देते हैं। किस किस को नहीं मिला फिर से हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाने वालों को मिलेगा। 6 कॉपियां करा दे। बढ़े आगे, चले सर जिन्होंने ये कर लिया इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 करें। कहां किया मुबश्शिर? पूछ तो सही तो जवाब यार।
जी मुबश्शिर पूछें, मैं तो देखें हर सवाल के बाद आपके पास आता हूं। नहीं बताएं क्या क्या सवाल है आपका, बोले क्या बात है। जो ये कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सचेंज लॉस फैजान आएगा बेटा। एक बच्चे का सवाल है, इन्फ्लेशन डॉलर पे डिपेंड करता है क्या? ये आपको इकोनॉमिक्स के टीचर बताएंगे, और इकोनॉमिक्स तो है नहीं सिलेबस में, पीआरसी में। लेकिन सर यस, काफी हद तक इन्फ्लेशन डॉलर पे हम जैसे मुल्कों का डिपेंड करता है। सर अभी ऊपर जाएगा डॉलर, और मेरा मानना है 2-4 रुपए शायद जाए, और उसके बाद नीचे आएगा। 200 नहीं लेकर जाएगी हुकूमत। चौथा 5वां साल है सर। कल मुझे एक बच्चे का फोन आया, उसने कहा सर अब्बू का इंतकाल हो गया, कोई गुजारा नहीं है, 60 लाख रुपए पड़े हुए कैश, डॉलर में लगा दो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देख भाई, डॉलर का कोई भरोसा नहीं है, अभी हुकूमत कुछ भी करे तो सही है सर। तो डॉलर में, और वैसे भी बेटा डॉलर में फिर उसका अब आप देखें, ये सी तुम लोगों के पास ये गुड़ है और किसी के पास नहीं होता। उसने बोला सर कराची में डॉलर चल रहा है 172-173 ना मार्केट में। बोला कोयटा में चल रहा है 177, कराची चक्कर लगाऊं, 60 लाख के डॉलर खरीद के जाऊं। मैंने कहा बेटा कराची से कोयटा तुझे पता है रास्ते में कितनी दफा लोग रोकते हैं, सारे के सारे पैसे जाएंगे। तो सही है। तो उसने कहा सर आराम से जो है ना ठीक ठाक मेरे पास जो है ना 30-35 हज़ार डॉलर आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, और वाकई में कोयटा में 177 का डॉलर चल रहा है, चल ज्यादा 177। चले सर अगला सवाल करें। अगला सवाल बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनों पे शो हो रहा है, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। कर लिया बच्चों सवाल? एक मिनट बच्चा। हैंड आउट जिनके पास नहीं थे उनके लिए। नहीं बेटा पीछे जाओ। अलग होती प्रेजेंटेशन करेंसी अलग, ये कह रहे हैं आएंगे, रुको जरा सब्र करो। बड़े आगे मेरा बच्चा। सर यही आ रहा है। अब इस केस में क्या हुआ? हमने कहा बिल्कुल सवाल वही था, एंड में रेट बढ़ गया, हमें फायदा हो गया है ना सर। हमने कहा वही बात, जब हमारा रिसीवेबल होगा, जब हमारे फॉरेन करेंसी में एसेट्स होंगे तो हम गद्दार बन जाएंगे। हम चाहेंगे कि फॉरेन करेंसी महंगी से महंगी होगी, हमें फायदा होगा। हमने कहा 9.99 मतलब 99,90,000 की चीज अब हमारी हो गई 1,02,00,000 की। तो हमने कहा 2,10,000 का हमें बैठे बैठे फायदा हुआ। बैंक डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। क्या हम क्लियर हैं ऑनलाइन वाले बच्चों? तो लिख दे सीसी।
आए सर आए, अब मजीद आगे बढ़ेंगे, अब मजीद और शदीद आगे बढ़ेंगे। इधर देख लें सर, नॉन मॉनिटरी पे इंशाल्लाह आज ही आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज सर, हमने कहा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। 2 दफा मुझे ना एक खुद बैंक ने अप्रोच किया कि आप हमसे लोन ले लें। एक दफा मैं शर्मा गया, एक दफा बैंक शर्मा गई। सही है, हुआ ये कि भाई एक दफा जब हम नए लगे थे आर्टिकल्स में, और अब तो 14,000 पेमेंट हो चुकी है कैफ वाले की, उस टाइम पे थी 6,500 रुपए। और पता नहीं फर्म्स की क्या सेटिंग है एमसीबी के साथ, बेकार तरीन बैंक जिंदगी में 2 बैंक्स में कभी अकाउंट नहीं खुलवाना, एक एमसीबी दूसरा बैंक अल हबीब। अभी बैंक अल हबीब से मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, संडे को मना कर दिया, हम नहीं करते। तो हमने कहा संडे को ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं होगी। तो भाई अब आप, तो मैंने कहा ना ये 2 बैंक, खैर अब जब आप बैंक पे जाए ना, तो मैं बैंक में गया, ये 2000 में आपको बता रहा हूँ 10 की बात, 2010 नवंबर दिसंबर में बैंक में गया, अकाउंट खुलवाने गए, सब कुछ पहली दफा जिंदगी में अकाउंट। तो वहां पर रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा था, उसने कहा सर क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। मैंने कहा तू जाना भाई। वो पीछे पड़ गया, सर बनवा ले। आपकी जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपकी लिमिट होगी। मैंने कहा तुझे मेरी सैलरी पता है? 6,500 मल्टीप्लाई बाय 2 13,000 बना दिया अकाउंट। बोला सर आप नहीं बनाए। सही है, तो खैर वो बेचारा शर्मा गया। दूसरी दफा जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सही है, अब उस टाइम पे मुझे एक दफा फोन आया, और एक अजीब सा नंबर, अच्छा दोस्त थे यूएसए में, यूके में, यूएई में, सऊदी में, आपको पता था कि यार अजीब सा नंबर में, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से फोन आ रहा है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई बाहर से बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो। तो वहां पे पता तुर्की के बैंक से फोन आया। हमने लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल देखी और आप पाकिस्तानी सीए हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और जो है मैंने काफी अर्से तक यूनिलीवर छोड़ने के बाद भी यूनिलीवर रखा हुआ था लिंक्डइन पे। सही है, तो जो है मैं लिंक्डइन तभी अपडेट करता हूँ जब मुझे जॉब चेंज करनी हो, सही, वरना नहीं। तो खैर भाई, तो उसने कहा कि जो है ना हम आपको लोन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कितना लोन देंगे आप? ना देखें आप हमें, अच्छा उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि देखें पाकिस्तान में अगर अभी आप लोन लेंगे ना तो आपको मिलेगा कोई 12% 13% पे, हम आपको देंगे 8% पे। मैंने कहा नहीं, मैंने पूरी बातें की उससे, सब कुछ समझा। मतलब मैंने कहा बाहर से फोन आया था, सही है, तुर्की से फोन आया था, मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही थी, सही है, लेकिन लोन लेना नहीं था सूदी ट्रांजैक्शन पे जाना। तो खैर ये अब सुनना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। जो अच्छी, जिनके पास फंड बहुत ज्यादा होते हैं या जिनको लोन बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, वो दुनिया भर में यही करते हैं। हमारे क्यों लोग स्विस अकाउंट वगैरह क्यों खुलवाते हैं? मतलब जरदारी की अपनी बैंक है, सही है, हमने कहा जरदारी साहब की अपनी बैंक है, उसके अलावा सिंध बैंक उनके उस पर चलती है, लेकिन फिर भी ये बाहर क्यों अकाउंट खुलवाते हैं? इसलिए खुलवाते हैं रेट अच्छा मिलता है। पाकिस्तान में अगर 10% रेट है तो बाहर मिल रहा है 15%। इसी तरीके से अगर मुझे लोन अपना पैसा लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊंगा? बाहर। और अगर मुझे लोन चाहिए और मैं देख लूं यार पाकिस्तान में 8% है और बाहर जो है मुझे 4% में लोन मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लोन लेना चाहूंगा? बाहर से। तो सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब अगर बाहर से मैं लोन लूं या बाहर इन्वेस्टमेंट करूं तो एक मसला है। क्या सर? एक तो एक्सचेंज गेन लॉस नॉर्मल है, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर मैंने लोन लिया ना। अब इंटरेस्ट के साथ एक मसला है प्रैक्टिकली। सर इंटरेस्ट ओवर द पीरियड एक्रू होता है या एक साथ हो जाता है? सपोज करो मैंने अगर 1 जुलाई को लोन लिया, सही है, 31 दिसंबर को मुझे लोन की रीपेमेंट करनी है। लोन सपोज करो इसी किस्म का था, 90,000 का लोन था, 6 महीने का इंटरेस्ट बना 10,000, टोटल मुझे पे कितने करने हैं? 1 लाख। अब मसला इस 90,000 का नहीं है, मसला है सर ये 10,000 जो ना एक दिन में का इंटरेस्ट नहीं है, 6 महीने में हर दिन इंटरेस्ट एक्रू होता है। ऐसा ही है, 1 जुलाई का इंटरेस्ट, 2 जुलाई का, 3 जुलाई का, 4 जुलाई का। अब यहां पर मसला था कि रेट कौन सा यूज करें। अकाउंटेंट ने कहा भाई मैं कोई पागल थोड़ी हूं
रोज मैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा। अकाउंटेंट ने कहा मैं तो रोज इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो स्टैंडर्ड ने भी कहा कि तुम्हें रोज रिकॉर्ड करने का कोई कह भी। स्टैंडर्ड ने कहा इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो क्लोजिंग रेट यूज करो 31 दिसंबर का, या तो एवरेज रेट यूज करो। एवरेज रेट गिवन होता है 6 महीने का एवरेज, 3 महीने का। आप आज भी जाएं और एक्सचेंज रेट सर्च करें, डॉलर का एवरेज रेट गिवन होता है। तो इंटरेस्ट के लिए स्टैंडर्ड ने हमें बाउंड नहीं किया। उसके पीछे लॉजिक क्या थी? लॉजिक स्टैंडर्ड ने कहा इंटरेस्ट और एक्सचेंज गेन लॉस दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। क्या मतलब? उसने कहा पीएनएल पे सेम इंपैक्ट आएगा। सर ये बात कैसे समझ में नहीं आई? सवाल करेंगे तो समझ में आएगी। तो आए सवाल पे आते हैं, आए जी आए सवाल पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनों पे नजर आ रहा है, पेज नंबर 5, इस पे लिखा हुआ है नोट, और नोट को अब हम पढ़ने वाले मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। ये कह रहा है देयर इज नो रूल इन IAS 21 as to what rate should be used for the accrual of accrual could be deemed to arise over the period in which case average rate would be used। इसने कहा एक्चुअल के बारे में, एक्रूअल के बारे में ये सोचें, ये हर रोज इंटरेस्ट होता है एक्रू ना, एवरेज यूज करो। और इट कुड बी ट्रीटेड as a year end transaction in which case the closing rate would be। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब करेंगे अंडरलाइन। The profit for the period is not affected by the choice of rate as there would be a compensating adjustment in the amount of exchange difference। सही है सर। अब इसके साथ ही ऊपर वाला सवाल हम पढ़ेंगे और फिर साथ करेंगे। यह कह रहा है a पाकिस्तानी कंपनी whose functional currency is the rupee borrowed 90,000 on 30 जून, बढ़िया हो गया। The company recognized an interest accrual of $10,000 at its year end 31। 90,000 तो हमने बोरो किए, 10,000 का हमने इंटरेस्ट एक्रूअल भी हो गया हमारा। There were no other movements in on this exchange rates over the period were as followed 100, 99 और 95। अब सब बोर्ड पे देखेंगे हम, इसकी एंट्रीज बदल जाएंगी। सवाल ऐसा ही है और हम इसको दोनों तरीकों से करेंगे। चले सर, क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग डालने अपने पास, और अब आप बोर्ड पे देखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। सर ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट। सर नेगेटिव में मैं ले रहा हूं क्योंकि लाइबिलिटी की बात हो रही है, लोन की बात है। हमने रुपये वाले कॉलम को कर लिया, नेगेटिव कॉपी नहीं करना, बोर्ड पे देखना है। 30 जून को लोन लिया था, सूदी द्वारा डेबिट किया, लोन पेबल क्रेडिट किया, कितने से? हमने कहा 9 मिलियन। चले सर अब इधर देख ले सर, 90 इंटरेस्ट हमारा कितने पे एक्रू हुआ? हमने कहा आ जाए, दो ऑप्शन है, इसने हमें एवरेज रेट भी दिया हुआ है और इसने हमें क्लोजिंग रेट भी दिया हुआ है। एवरेज रेट कितना है? 90। तो हमने कहा आ जाए सर, सबसे पहले हम जाएंगे एवरेज रेट पे। एवरेज रेट कितना है? 99। हमने कहा हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे एवरेज रेट पे, एंट्री किसी भी डेट पे माने, 31 दिसंबर को ही कर लेते हैं बट एवरेज रेट पे।
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेबल कितने से? 9,90,000। सर अब ईयर एंड आ गया, लाख, और ये कितना हो गया? लोन कितना हो गया हमारा? 9.5 मिलियन। एक्सचेंज गेन आ रहा है, लॉस? लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है सर। अब उल्टे हो गया कहानी, लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो 99,90,000 की थी अब 95 लाख की हो गई, 95 लाख की हो गई। वो लाइबिलिटी जो 99.9 लाख की थी वो अब 95 लाख की हो गई। तो मेरा फायदा हो गया ना सर। 490 से मुझे क्या आ गया? गेन। अभी कॉपी नहीं करना, दोनों केसेस समझोगे तो समझ में आएगा। एंट्री बनाऊंगा, लोन पेबल डेबिट, एक्सचेंज गेन कितने से? 4,90,000, ऐसा ही है। अब सर इधर देख ले, हमने कहा, इसने हमें कहा तुम कोई भी रेट यूज करो, चाहे एवरेज चाहे क्लोजिंग, नेट इंपैक्ट क्या होगा? सेम होगा, जीरो नहीं, क्या होगा? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किए? 990। ये हो गया इंटरेस्ट, है ना? हमने कहा एक्सचेंज गेन कितना आ गया? 490। तो नेट इंपैक्ट कितना हुआ? 5 लाख, ऐसा ही है। नेट इंपैक्ट कितना हो गया? इसका मतलब है सर अगर मैं क्लोजिंग यूज करूं तो ये कह रहा है नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 5 ही आएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं आएगा। हमने कहा आ जाए। अब हम यूज कर रहे हैं कौन सा रेट? मतलब इंटरेस्ट को आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? क्लोजिंग पे, जो कि क्लोजिंग रेट कितना है? 95। आए, हमने कहा प्रिंसिपल, डॉलर अमाउंट, रेट और रुपी। सर प्रिंसिपल कितना था? वही था सर, प्रिंसिपल तो $90,000। और हमने कहा ये कितना हो गया? 100। 9 मिलियन, ऐसा ही है सर। इसकी एंट्री यही बनाएंगे जो हमने पहले बनाई हुई थी। यस सर, इसकी एंट्री यही बनेगी, सेम जो पहले बनाई हुई थी। सूदी इदारा डेबिट 30 जून, बैंक डेबिट ते लोन पेबल कितने से? 9 मिलियन। अब हमने कहा सर चेंज करेंगे क्या? इंटरेस्ट का अब रेट कौन सा लेंगे? क्लोजिंग, वो कितना है? 95। 10,000 का इंटरेस्ट था, 95 कितना बना? 9,50,000। अब हमने कहा सर इसकी एंट्री बना लेते हैं 31 दिसंबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेबल कितने से? 9,50,000। अब ईयर एंड पे आए, हमने कहा टोटल अमाउंट कितना हो गया 31 दिसंबर को? 1 लाख। रेट कितना था? कितना हुआ? 9.5 मिलियन। अब हमने कहा हमारे पास 99,50,000 की जो लाइबिलिटी थी, 99,50,000 की, वो 95 लाख की हो गई, ऐसा ही है। तो हमने कहा एक्सचेंज गेन कितना आया? 4,50,000। तो इसने यही कहा कि भैया इंटरेस्ट अब तुम्हारा कितना है? अगर इंटरेस्ट 950 का है तो एक्सचेंज गेन भी कितना हो गया? तो नेट इंपैक्ट कितना आया? तो यही इसने समझाया हमें। वो पैराग्राफ फिर से समझेंगे कि चाहे तुम एवरेज यूज करो चाहे
अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा? सेम ही होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो आए सर एक दफा पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, फिर कॉपी कीजिएगा। कह रहा है there is no rule in IAS 21 as to what rate should be used. The accrual could be deemed to arise over the period, in which case average would be used, or it could be treated as a year-end transaction, in which case closing rate would be used. Profit for the period is not affected by the choice of rate, as there would be a compensated adjustment in the amount of exchange difference. क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। लोन पेबल, इंटरेस्ट पेबल बात एक ही है। फॉरेन करेंसी तो हमने मिला दिया आसान करने के लिए। तो सर इतना आसान है ये, तो देखिए ये आसान है, लेकिन ये किसी के साथ आएगा तो उसको आसान नहीं रहने देगा जी। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो इस रेट में हम आपको सेल करेंगे, उस टाइम पे रेट फ्लक्चुएट हो जाता है, कोई मसला नहीं। अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर लिया है, फ्यूचर का कमिटमेंट है, एक तो उस पर IAS 16 होगा, और अगर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कि रेट वेट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर वो हो जाता है डेरिवेटिव, जो कि आप पढ़ेंगे FFR में। टेंशन नहीं लिया कर, एक डेरिवेटिव तुमने वो होंगे जो तुमने इंटरविंटर में कहीं ए लेवल मैथ्स में पढ़े होंगे, जो जिंदगी में कभी काम भी नहीं आए तुम्हें, हैं? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़े है ना? कहाँ काम आए? कभी तुम्हें जिंदगी में काम आए? CA में क्यों बैठे हो अगर काम आए तो? कितने लोग CA में अपनी खुशी से आए, फिर से बताएं? कितने लोग अम्मी आए हैं और कितने लोग किसी और की खुशी से आए हैं? जी जी बस दे रहे नमाज। तो सर अब देखें, आ गए तो छा जाएं, है ना इंशाल्लाह। और मैं बार बार कहता हूं, वाहिद फील्ड मेरा बच्चा, वाहिद फील्ड जिसमें पाकिस्तान से अगर बाहर जाना है, आज लिख करके देता हूं, इससे बेहतर फील्ड नहीं है अगर जिसको पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान से बाहर तो आपको एक लॉन्चिंग पैड है ये। और एक और चीज जो कि मैंने इंशाल्लाह शेयर करूंगा, कॉपी करें सर। एक पता नहीं अजीब सी चीज है जिसके ऊपर आजकल मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बिग फोर कल्चर। अब तो बिग फोर रही नहीं। स्टिल बच्चा कह रहा है अच्छी फर्म में नहीं होगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो सर एक साल से घरों पे बैठे हुए हैं इस चक्कर में कि मेरा बिग फोर में हो जाए। लेकिन परसों रात को मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, उससे मेरी मतलब जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब क्लास वाले, एक होता है जिसके साथ आप बैठे हैं, वो तो आपको बहुत अच्छा दोस्त है, सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ आपने FC शुरू किया होगा और आज पता नहीं वो क्या है आपके। ऐसा ही एक मेरा दोस्त है, FC शुरू किया, FC में फुल तफरियां की हमने। आज वो कहीं भी, परसों उसका मुझे फोन आया, उसने कहा यार मुझे 5 CA फाइनलिस्ट चाहिए। मैंने पूछा भाई खैरियत कहाँ है ये वो, तो उसने कहा यार मैंने अपनी एक फर्म कर लिया आर्टिकल्स, ऐसी फर्म से जो कि ना कैटेगरी A में है ना B में है, और वो माशाल्लाह इस वक्त उसने कहा 40 लोग मेरे पास एम्प्लॉयड हैं, अपनी फर्म है माशाल्लाह। और उसने कहा यार काम कर रहा हूँ, कोई बिग फोर का ठप्पा नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कैटेगरी भी नहीं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, C, कैटेगरी भी नहीं, ऐसी फर्म का अकाउंटेंट। और माशाल्लाह मैंने कहा ना आज 40 लोगों को बोले मुझे 5 CA फाइनलिस्ट चाहिए, बेशक बिग फोर क्यों कहीं के भी, सही है। तो पॉइंट क्या है, रिस्क अल्लाह ने बिग फोर के साथ नहीं रखा है, तो ये घबराए नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, छोटी फर्म का जो बच्चा होता है ना, उसका दिल बड़ा हो जाता है रिस्क लेने का, मतलब उसको लगता है वो काम कर सकता है। उसने बशीर भाई इन कंपनी का अकाउंट निकाले में, फर्म में अल्लाह वाला इन कंपनी, अल्लाह बचाओ इन कंपनी, बड़ी फर्म। हम फर्ग्यूसन वाले, हमने यूनिलीवर का ऑडिट किया, हमको पता है यार हम फर्म भी खोल लें तो हमारा दिमाग होता है यूनिलीवर कहाँ हमें ऑडिट देगा, उसका दिमाग होता है यार फर्म खोली तो बशीर भाई जैसे तो 100 मिल जाएंगे, तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आज आपको जितनी भी फर्म्स मिलेंगी ना,
मोर देन 50% फर्म्स उन लोगों की हैं जिन लोगों का बिग 4 के आर्टिकल्स नहीं है। तो ये बात मेरा बच्चा याद रखिएगा। अपने कैरियर को, अब जिंदगी बहुत फास्ट है, रोकिएगा नहीं इस चक्कर में कि बिग 4 में जाऊं। अच्छी फर्म मिले, अल्लाह आपको इंशाल्लाह, देखिए जितना रिस्क मिलना है ना, और ये रिस्क तो देखिए अल्लाह का वादा है। मैं जब से फर्म में आया हूं, मैं यकीन मानो कभी कभी सोचता हूं, मुझे लगता है कि हम तो पागल हैं, हम तो पागल हैं। क्योंकि यार मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लोग, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, लेकिन माशाल्लाह जो बिजनेस में दिमाग चलता है, मतलब मिनटों में लाख लाख तो कमाते हैं भाई। अब एक ऐसे बंदे को जानता हूं, जिंदगी में स्कूल के पास से भी नहीं गुजरा, और उसने अभी खालिद बिन वलीद रोड पे माशाल्लाह 70 करोड़ का शोरूम खरीदा है। 70, जीरो बैकग्राउंड से आया और खालिद बिन वलीद रोड पे 70 करोड़ का गाड़ियों का शोरूम विदाउट कोई बार्गेनिंग। तो ये काम शुरू करना है तो करना है भाई। तो उसने कहा 70, कितने लोग हैं? 70 करोड़। तो अब आप सोचें कि सर ये अल्लाह मोहताज नहीं है। चले सर, गेन कैसे आया समझ बेटा। गेन ऐसा है ना, देखना हमारी लाइबिलिटी, हसन लाइबिलिटी थी 99,90,000 की, रेट चेंज हुआ, लाइबिलिटी कितने की बन गई? 9.5 मिलियन की, 95 लाख की। तो हमें फायदा हो गया ना, कुछ भी हमने नहीं किया, लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, एक्सचेंज गेन आ गया। सर नमाज का ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे आते हैं। चलें सर, आ जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे देखो 4 तरह की चीजें थी। मॉनेटरी आइटम्स वो कर लिए, बैंक ट्रांजैक्शन मतलब फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट वो कर लिया, इंटरेस्ट वो देख लिया। अब हमने कहा सर आएंगे नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स मैंने आपको बताया सर कौन कौन से हैं। इंटेंजिबल पीपीई, इन्वेंटरी, सही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन मॉनेटरी आइटम्स हम कहेंगे सर इनको, इनके बारे में स्टैंडर्ड ने क्या कहा, कैसे कहा, वो अभी हम पढ़ते हैं। पहले हम इनकी डायग्राम बनाएंगे जिसको आप सब करेंगे कॉपी। आ जाए नॉन मॉनेटरी आइटम्स। चले सर ये कॉपी करे मेरा बच्चा, हम इसको एक दफा पढ़ भी देते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स measured at cost model, measured at fair value, translation at transaction date and no subsequent translation, measured at fair value gain in P&L, example investment property, translate on transaction date and revaluation date, fair value gain in OCI, example PPE, intangible translate on transaction date and revaluation date, fair value gain loss in fair value is called exchange gain loss, exchange gain loss in OCI. Recording stopped. आसान है सर, मुश्किल नहीं है ये। जी हुसैन, चले सर बढ़े आगे।
OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी समझेंगे। चले सर आ जाएं। अब हमने कहा सर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी टाइप के। स्टैंडर्ड ने कहा मॉनेटरी आइटम्स को आपने समझ लिया, अब आओगे नॉन मॉनेटरी, क्योंकि जब क्रेडिट होता है मॉनेटरी आइटम्स तो यूजुअली डेबिट होता है मॉनेटरी को नॉन मॉनेटरी। पेबल करते हैं तो या तो पीपी डेबिट कर लेते हैं ना सर हम, या इन्वेंट्री। अब इसने कहा देखो इसमें दो तरह के आइटम्स हैं, मतलब नॉन मॉनेटरी में दो ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक ट्रीटमेंट होती है कॉस्ट, IAS 16 आपको पता है दो मॉडल देता है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। दूसरा उसने कहा अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो जिंदगी गुलजार है। क्या मतलब? ट्रांसलेशन एट ट्रांजैक्शन डेट एंड नो सब्सिक्वेंट। अभी जितने भी हमने सवाल किए वो वही तो किए थे। देखो पिछले सवालों में पीपी को डेबिट किया, फिर उसको डेप्रिशिएट किया, फिर क्या हमने उसको वापस रीट्रांसलेट किया? नहीं। तो ये जिंदगी आसान है कि अगर एक दफा पीपी है, इंटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कॉस्ट मॉडल है, तो एक दफा ट्रांसलेट कर दिया, सब्सीक्वेंट बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत मसला का है। अब इसे भैया जब फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हो ना तो इसमें भी दो तरह की फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट होती है। हमने कहा कौन सी? इसने कहा पहली ट्रीटमेंट होती है जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्विकली एक दफा रिवाइज करा दो, FAR 1 से अभी ताजा पढ़ा होगा। FAR 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही तरह की चीजें एसेट्स आते थे। कौन कौन से? लैंड और बिल्डिंग। दो ही मकसद होते थे, बेचने के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म में बेचेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल। जैसा ये स्टैंडर्ड ने कहा कि इसको आपने ट्रीटमेंट क्या थी? दो, कॉस्ट मॉडल सेम एज IAS 16, फेयर वैल्यू मॉडल। दो फायदे थे, कौन से? नो डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन इन P&L। अब इसने कहा अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, उसके ऊपर पाकिस्तानी बंदा हूं, मैंने ले ली USA में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी US डॉलर में बढ़ेगी, है ना? एक तो उसमें वैल्यू बढ़ेगी, मैंने ली थी $1 लाख की, अब हो गई $1,20,000 की, तो $20,000 बढ़ गए। लेकिन जब मैंने लिया था उस टाइम पे एक्सचेंज रेट था 150 रुपए, अब चल रहा है 170, तो मुझे दो फायदे हो गए, $1 का फायदा, दूसरा एक्सचेंज गेन का। स्टैंडर्ड ने कहा जो भी फायदा होगा एक्सचेंज गेन का वो वहीं जाएगा जहां पे फेयर वैल्यू का गेन दिया है। अगर फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कहां लेकर जा रहे हो? P&L में, तो एक्सचेंज गेन लॉस भी कहां लेकर जाओगे? P&L में। कह रहा है ट्रांसलेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट एंड रीवैल्यूएशन। जब रीवैल्यू करोगे इसको ट्रांसलेट वापस करना पड़ेगा। दूसरा केस पीपी इंटेंजिबल यूजुअली होते हैं। फेयर वैल्यू गेन है OCI मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस। IAS 16 में हमने पढ़ा हुआ है क्या एंट्री बनाते हैं? पीपी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यही करते हैं। क्यों सर? इसलिए कि हमने कहा भैया ये रीवैल्यूएशन है, स्टैंडर्ड है, जिनको याद होगा मैंने शुरू क्लास में फर्म ने बताया था कि ये धोखा होता है गेन का। आपको अभी लगता है कि फायदे, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। तो इसने कहा अगर पीपी, मैंने अमेरिका में एक पीपी खरीद लिया, सही, एक पीपी खरीदा, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको क्लासिफाई कर दिया पीपी, और उस पीपी को मैंने रीवैल्यू किया,
तो रीवैल्यू करूंगा, लाख की चीज वही 120 की हो गई, लेकिन वो 120 की हुई, एक्सचेंज रेट भी 150 से कितना हो गया 170। दोनों गेन कहाँ जाएंगे? OCI। कहाँ जाएंगे? OCI में। सर सवाल ये है, क्या हमें अलग अलग करना जरूरी है कि कौन सा गेन एक्सचेंज गेन है, कौन सा गेन फेयर वैल्यू गेन है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड ने कहा जिंदगी क्या करो, आसान करो, मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल दूंगा जिसको मैं क्लियर तुम लोगों को करूंगा कल। इन्वेंट्री है वो कॉस्ट वाले में जाएगी, फेयर वैल्यू वाले में जाएगी? क्यों इन्वेंट्री एनआरवी में नहीं आती? भाई इन्वेंट्री भी तो एनआरवी पे आती है। ये तुम लोगों ने सोचना है, इसका जवाब मैं दूंगा तक घर पे जाऊं, कम से कम थोड़ा तो क्लास का दिमाग में कहीं तो है कि सर इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, कॉस्ट पे या? क्योंकि इन्वेंट्री वैसा समझ में आता है कॉस्ट पे, लेकिन व्हाट इफ एनआरवी पे आ गई तो? अगर इन्वेंट्री एनआरवी पे, ये हम इसके ऊपर बाकी डिस्कशन कब करेंगे? कल। अब आए सर हम सवालात पे आ जाएंगे। एक सवाल करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे और ये एक ही सवाल होगा, उसको हम देखेंगे अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो क्या ट्रीटमेंट है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो क्या ट्रीटमेंट है। तो आ जाएं सर, आ जाएं। सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5। A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31 December. It bought a building in Bahrain on 8 December 2006 for 1 lakh Bahraini dinar. Building was revalued to Bahraini dinar 1,20,000 on 31 December 20 as permitted by IS. Exchange rates 1 December X6, 1 बहरेनी दिनार कितने का है? और 31 दिसंबर X6 2। अभी यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को करेंगे इग्नोर। हम डेप्रिसिएशन को सर करेंगे इग्नोर, बगैर डेप्रिसिएशन के इसको देखेंगे कॉस्ट मॉडल पे अगर यही सवाल होता तो क्या होता, और फेयर वैल्यू मॉडल पे क्या ट्रीटमेंट होगी। बहुत ज्यादा आसान है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स। सर बिल्डिंग कब खरीदी मैंने? कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। मैंने कहा सर बिल्डिंग मैंने खरीदी है 1 दिसंबर। अगर मैं पहले सिर्फ ये अज्यूम करूं कॉस्ट मॉडल पे, किस पे? कॉस्ट मॉडल पे है, तो एक एंट्री बनेगी 1 दिसंबर को, बिल्डिंग डेबिट। अच्छा आप देखो, जब मैं नॉन मॉनेटरी के सवालात करवा रहा हूं ना, तो उसमें काम मैंने किया है, मैंने उसके अंदर मॉनेटरी को छेड़ना छोड़ दिया, मतलब इसको पेबल नहीं करूंगा। सही है। अब अगर ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका बने, ये हमने पैसे दे दिए 1,02,75 27.5 मिलियन। हमने कहा सर अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो ये इतना आसान है। अब आते हैं सर कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल पे आए, हमने कहा 1 दिसंबर को तो सेम एंट्री बनेगी, है ना? बिल्डिंग डेबिट सूदीदारा कितने से? 1 लाख इंटू
275 27.5 मिलियन 27.5 मिलियन। फिर हमने कहा आगे बढ़े, अब आ गई 31 दिसंबर। हमने कहा सर 31 दिसंबर को आए, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अब हम निकाल रहे हैं पाकिस्तानी रुपए में क्या होगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना चल रहा है 290, कितना हुआ 348 4 नहीं है, ओह ऐसा। और हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी चल रही थी 2750000 7.3 मिलियन। क्या एंट्री बनाऊंगा? बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? सर इतना आसान है जी बेटा, इतना ही आसान है रीवैल्यूएशन। अब सर ये जो 7.3 है ना, इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं। अब वो 2 हिस्से क्या हैं उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम जाएंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर। और कुछ बच्चे हैं टीचर को पता होता है, जरूरत नहीं है, अगर नहीं गए ना उनको बेचैनी होगी कि क्यों क्या है ना, तो उनके लिए जाएंगे। ये कॉपी करना है तो कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख सकते हैं बट ज्यादा अच्छा है रीवैल्यू सरप्लस। सर एक और सवाल, सर क्या हर साल रीवैल्यू करना जरूरी है? ये वाले केसेस में नहीं। IAS 16 क्या कहता है, रीवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? एवरी 3 to 5 years में एक दफा करो। 3 to तो जब रीवैल्यू करेंगे तब ये एंट्री बनाएंगे। अगर रीवैल्यू नहीं करना किसी साल तो एंट्री, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हर साल रीवैल्यू करते हैं? यस सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एंट्री हर साल बनेगी, लेकिन IAS 16 हर साल रीवैल्यूएशन को मैंडेटरी नहीं करता। कॉपी कर लें। कैरिंग अमाउंट को भी तो अभी वाली करेंसी रुको जरा, सब्र करो। सब इम्पैक्ट आ गया 7.3 में, सब आ गया है, दोनों इम्पैक्ट आ गया, एक्सचेंज गेन का भी कैरिंग अमाउंट का भी। अभी इसका ब्रेकअप निकालेंगे। आशीष इतना नहीं सोचा कर। जी बेटा, अभी कल बताऊंगा। मैंने तुझे और आशीष को सोच में डालने के, दोनों ताकि रात को बेचैन हो, दोनों का मसला हो। चले सर बढ़ो आगे, इस 7.3 की गहराई में जाएं। जाना तो पड़ेगा है ना सर, तो बहुत टाइम है अभी, कहाँ से ऑफ? 1 घंटा है ना अभी। 6:30 बजे तक साथ मिलने का, इसकी सच्चाई और हकानियत पे हम जाएंगे।
ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ हैं? आए सर, आए सर। अब हमने कहा 7.3 मिलियन के दो हिस्से हैं। 7.3 मिलियन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है एक्सचेंज गेन लॉस का, ऐसा ही है, और दूसरा हिस्सा किसका है? हमने कहा रिवैल्यूएशन सरप्लस। हमें स्टैंडर्ड ने इजाजत दी कि भाई तुम जो है एक साथ दोनों का इम्पैक्ट ले लो। हमने कहा ये तो बेस्ट हो गया, लेकिन इम्पैक्ट दोनों का अलग अलग अगर हमें पता हो तो अच्छी बात है। पेपर में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस पे में आया, मैंने कहा ये आसान है ना भाई। लाख की प्रॉपर्टी कितने की होगी? 20,000 है ना सर। इसका फॉर्मूला अगर मैं बना दूं, इंक्रीज इन एफसी वैल्यू इन फॉरेन करेंसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करंट एक्सचेंज रेट। करंट एक्सचेंज रेट, तो आपने कहा सर फॉरेन करेंसी की वैल्यू में कितने का इजाफा? 20,000, और इस वक्त एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है? 200 कितना हो गया भाई? 5.8 मिलियन। अब आपने कहा सर ये 5.8 मिलियन है अगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आनी चाहिए? 1.5 मिलियन, ऐसा ही है। अब ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल देते हैं। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो वो भी आसान है। वैसे कह रहे ये चीज आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसमें ये चीजें बड़े आराम से होती हैं। जो वेरिएंस वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने कहा परचेज वैल्यू सही है इन एफसी मल्टीप्लाई बाय करंट रेट सही है, और इसमें से अगर आप चाहें तो माइनस कर दें ट्रांजैक्शन डेट रेट। चले सर, अब हमने कहा परचेज वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। करंट रेट कितना है? 290। ट्रांजैक्शन डेट पे कितना था? 1.5 मिलियन। तो हमने कहा सर ये जो 7.3 मिलियन है इसका ब्रेकअप क्या था? 5.8 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस, 1.5 मिलियन एक्सचेंज गेन लॉस। पेपर में हमें निकालने की जरूरत है? नो सर। स्टैंडर्ड ने कहा जहां सरप्लस को लेकर जा रहे हो इसको वही इसको लेकर के चले जाओ। कॉपी कर लो, और जिन्होंने कॉपी कर लिया वो अगला सवाल खुद करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन एक लॉजिकली गलत है कि एक्सचेंज गेन किस पे निकलेगा? जो हमारा पुरानी चीज थी ना, एक बिस्कुट। सर एक बच्चे की, चलो एक कॉपी करना फिर मैं आऊंगा। एक और बच्चे की क्यूरी है। क्या नाम है तेरा हीरो? कबीर। आशीष और कबीर से बड़ा मुझे डर लगता है कि परेशान ज्यादा हो जाते हैं, नहीं? और कुछ बच्चे जो परेशान ही नहीं होते, जिनको होना चाहिए तो हो जा भाई। ये जी, जिन्होंने कर लिया वो अगला सवाल, इसके बाद वाला सवाल खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5।
कर लिया सर ये। सर अब आए एक छोटी सी चीज देख लें। सर एक हमारा दोस्त है, जी बेटा आप पढ़ रहे हैं, आ जाए सर। एक हमारा दोस्त है, उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा सर ये आपका कैसे आया 1.5 और 5.8। वैसे तो उसकी मुझे डिटेल्स में जाने की जरूरत, फिर भी कुछ दोस्तों की बेचैनी के लिए हम जाते हैं। उसने कहा सर एक और काम भी आप कर सकते थे, तो भी आंसर यही आएगा। आपने 20,000 मल्टीप्लाई बाई 275, फिर आपने 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 290 माइनस 275। तो सर दो इसमें भी 7.3 बनेगा। ये हमारा हो जाएगा रिवैल्यूएशन और ये हो जाएगा एक्सचेंज गेन। मैंने कहा नहीं ये सही नहीं है। क्यों? लॉजिक क्या है सर? सुनिएगा, एक्सचेंज गेन लॉस, ये हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, पहले 20,000 को इस पे लेकर आए, पुराने रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, फिर इस 20,000 के ऊपर भी आप क्या निकाल लें, एक्सचेंज गेन लॉस। मैं कह रहा हूं नहीं, एक्सचेंज गेन लॉस किस चीज पर निकलता है कि जो अमाउंट पहले से रिकॉर्डेड हो, अब आप उसको आगे लेकर के आ रहे हो, है ना। तो पहले से कौन सा अमाउंट रिकॉर्डेड था? 1 लाख ना। पहले से कौन सा रिकॉर्डेड था? एक्सचेंज गेन लॉस इसी 1 लाख पे आएगा। भाई ये 20,000 जो है इसने तो अभी जन्म लिया है, ये तो ईयर एंड पे वैल्यू बढ़ी है, तो इसको तो करंट रेट पे ही मल्टीप्लाई करना है। एक्सचेंज गेन लॉस किस अमाउंट पे आएगा? जो अमाउंट पहले से बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड हो। सर ये पेपर में आपसे इस लेवल पे नहीं पूछता, कहां पूछेगा? FAFR में। लेकिन इस लेवल पे इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो, और अगर एग्जामिनर शरारती हो गया, उसने 1 नंबर का MCQ पूछ लिया, अच्छा बता दो इसमें एक्सचेंज गेन लॉस कितना है, तो आप निकाल सको। क्या हम क्लियर हैं? सर अब एक बच्चे का सवाल है, ऐसा हो सकता है ना बच्चों, सर ये पॉजिटिव आ रहा हो, ये नेगेटिव आ रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। सही है सर। अगले सवाल में ऐसा ही है। आए सर अगला सवाल करेंगे आप लोग खुद से। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 9, अ पाकिस्तानी कंपनी विद rupee as its functional currency has a financial year ending on 31 December. It bought a land in Bahrain. उसी से the land was अब रीवैल्यू हो गई कितने पे? 60,000 on 31 दिसंबर X6 as permitted by IS 16। एक्सचेंज रेट दिया हुआ था 275 और 290। चले सर, हो गया? आसान है क्या? चले सर आ जाते हैं। 1 दिसंबर को क्या एंट्री बनाएंगे? बिल्डिंग डेबिट, सुदीदारा क्रेडिट। कितने से? 275 इंटू 1,27.5 मिलियन। फिर हमने कहा सर आगे बढ़े, और हमने कहा बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? ओह लैंड है यहाँ पर, इमारत से निकल के हम जमीन पे आए। लैंड क्रेडिट कितने से? हमने कहा सर हम देखते हैं लैंड की फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड कितनी आई भैया? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 290 कितना हो गया? 174 मिलियन।
17.4 मिलियन। और हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 27. सर लॉस कितना आ गया? 10 ऐसा। तो हमने कहा लैंड क्रेडिट हो गई। सर पीएनएल में जाएगा या ये ओसीआई में? पीएनएल में रीवैल्यूएशन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट नहीं करेंगे। अब ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड इसका ब्रेकअप निकाल लिया। सर हमने कहा एक डिफरेंस किसका होगा? एक्सचेंज गेन या लॉस। दूसरा डिफरेंस रीवैल्यूएशन लॉस। ये हमने कहा सर रीवैल्यूएशन लॉस कितने की कमी आ गई? 40,000 है ना, माइनस का 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या चल रहा है? 290 कितना हुआ? 11.6 मिलियन। हमने कहा सर चलिए अब आगे आते हैं। एक्सचेंज गेन वही था 1 लाख का था, मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो सर देखें ये नेगेटिव 11.6, ये पॉजिटिव 1.5। तो हमने कहा नेट इंपैक्ट कितना आ गया? 10.1 मिलियन का नेट इंपैक्ट। किस कदर आसान है। 15 मिनट बाकी हैं। साउथ की क्लास बेटा, साउथ और मेरी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। एसी बंद करें। हाँ है सर। सर एमसीक्यूज का होमवर्क मिलेगा आपको अभी। एमसीक्यूज का होमवर्क कॉपी कर लिया बच्चों अगर आपने? तो हम आ जाएंगे एमसीक्यूज पे। कर लिया? सर सबने घरों से एमसीक्यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान। मुस्कुराते हुए। अब देखे आईकेप जब पैसे कम देता है ना, आईकेप बहुत कम पैसे देता है यार बुक लिखने के। मैंने FAR 1 में IFRS 15 लिखा था, क्या उन्होंने पूरा वाला मेरा वाला नहीं लिया, कुछ लिया कुछ नहीं लिया। ओ यार मैंने लिखा, बड़ी मेहनत से लिखा, 20,000 रुपए मिले। मैंने कहा अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना, अब भी बुक बनाएंगे आईकेप को। तो आईकेप जब पैसे कम देते हैं तो लोग ये करते हैं। अब देखें एमसीक्यूज में अगर आप देखेंगे डेटा एक ही है, उसको बार बार कॉपी पेस्ट करके चीजें अलग अलग पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें पहले उसने पूछा है एमसीक्यू नंबर 1, स्टार लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज परचेजेज ऑन ट्रांजैक्शन डेट पे परचेज कितने से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पेज नंबर है एमसीक्यूज का 12। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का भी डेटा वही है। फिर उसने कह दिया ट्रेड पेबल का कैरिंग अमाउंट बता दो 31 दिसंबर को। मतलब आप जब एमसीक्यू नंबर 1 करेंगे तो उसके साथ ही 2 भी आपका हो जाना चाहिए, 3 भी हो जाएगा और 4 भी। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था? 5 नहीं किया था। आए 5 पढ़ते हैं। विच ऑफ द 1 से लेकर 4 आपका क्या है? होमवर्क। कल पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमने कहा an entity can have only one presentation currency. Functional currency is the currency of
प्राइमरी इकोनॉमिक एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज दी। हमने कहा क्या पहली सही है, लेकिन दूसरी और तीसरी सही है, तो हमने कहा इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लेंगे। सर फर्स्ट वाला इसलिए गलत है कि एक से ज्यादा, मैंने पहली क्लास में पढ़ा था नहीं, तो हमने कहा आइडेंटिटी कैन हैव को हम, अच्छा सर ये कह रहे हैं कि लाजमी है कि एक, हम इसको ये ना समझें कि मैंडेटरी है, और आप यूं समझे कैन का मतलब हम ये लें कि एक भी हो सकती है, उस केस में हम कहेंगे 1 2 3 भी सही हो सकता है। बट अपेरेंटली जब इस किस्म का सवाल आएगा ना, तो आपने यूं समझना है कि आईकेएफ ने स्टडी टेक्स्ट में कुछ वर्डिंग की गलती की है और एक को तो उड़ाना है, पेपर में वैसा ये नहीं करेगा, तो आपने इसका आंसर क्या लेना है, सीधा, सही है। लेकिन डेल्टा भी हो सकता है कि अगर हम उसके ऊपर जाएं। अब आप इस सवाल में इनकी खातिर कर लेंगे एन एंटिटी शुड हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, ताकि हमने कहा घबराई नहीं, शुड हैव ओनली। सर क्या हमने 6 कर लिया था? सर क्या हमने 7 किया था? 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। Which of the following is not a monetary item? इनमें से कौन सा मॉनेटरी आइटम, हमने मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेबल। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है जाते जाते, सर इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ शेयर्स, सिंपल अल्फाज में क्या कह रहा है? शेयर्स क्या मॉनेटरी आइटम नहीं है? शेयर्स क्या मॉनेटरी आइटम नहीं है? सर देखें, शेयर्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। क्यों? इसकी ज्यादा डिटेल करेंगे, आइए वजह सुनिएगा। मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं? कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का, मतलब आपको यकीन हो कि रिसीव कुछ होगा, आपको यकीन हो कि कुछ पे। शेयर्स के अंदर गारंटी, कंपनी कभी वादा नहीं करती कि डिविडेंड देंगे। कंपनी पाकिस्तान में लॉ के हिसाब से ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर वादा कर ही नहीं सकती कि डिविडेंड देंगे, तो क्योंकि उसमें एज सच कुछ रिसीवेबल की उम्मीद नहीं होती, इसीलिए नहीं। 7 को भी मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, 7 को भी मार्क एज। मैंने अभी बोला है क्या क्लास ऑफ, मतलब फौरन से बैक पैक करने लगे ना, खुद से इम्प्लाइड। 7 का आंसर बी और मार्क एस क्या है? इम्पोर्टेंट। सर अच्छा अभी ऑफ करने, कल इंशाल्लाह 3 बजे शुरू कर देंगे। कल की क्लास देखो, फ्राइडे वाली क्लास लंबी, और हाँ फ्राइडे लंबी होगी इंशाल्लाह क्लास 5:45 से 50 मिनट पे मैं ऑफ कर दूंगा। सऊद नमाज के बाद क्लास शुरू करेंगे या सऊद नमाज के साथ? सही, तो मैं 5:50 पे क्लास क्या कर दूंगा, ऑफ। तो सर हम मिलेंगे कल, लेकिन उससे पहले एक दफा बैक पैक करें, क्विकली रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया। पहली चीज, हम आते हैं शुरू से नहीं पढ़ रहे, हमने कहा आज की क्लास में जो हमने नई चीजें पढ़ी, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट भी हो सकता है, उसके ऊपर ENN पे क्या आएगा, गेन या लॉस। फिर हमने कहा कि सर अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल है फॉरेन करेंसी में, उसके ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम एवरेज रेट यूज करें या तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा, सेम। नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे हमने कहा नॉन मॉनेटरी आइटम्स 2 तरह के होते हैं, मेजर्ड एट कॉस्ट और मेजर्ड एट कॉस्ट। मॉडल पे है जिंदगी गुलजार है, कुछ नहीं करना। फेयर वैल्यू मॉडल पे तो स्टैंडर्ड डे का हर फेयर वैल्यूएशन डे, जब जब रीवैल्यू करोगे तब तब इसको भी क्या करना है, एक्सचेंज गेन लॉस निकालना है। और एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा, जहां पर फेयर वैल्यू गेन लॉस जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो P&L, और PP इंटेंजिबल है तो कल क्या सोच कर आओगे कि इन्वेंट्री की क्या ट्रीटमेंट होगी अगर वो NRV पे आ जाए, तो क्या हम उसको ट्रांसलेट करेंगे या कॉस्ट पे रहने देंगे? सही है, तो हम मिलते हैं
कल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं।